हेलो एवरीवन। तो देखिए हम 2014 का RO का जो है क्वेश्चन कवर करेंगे। ये मेंस का है, 2014 मेंस। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ठीक है, तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ पे मिला है? देखिए ये जो है लोथल में मिला है और इसकी खोज SR राव ने 1954 में की थी, 1954 में की थी। यहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं जो है धान यानी कि चावल, बाजरे का साक्ष्य मिला है, फारस की मोहरें मिली हैं, घोड़े की लघु मृणमूर्ति मिली है, 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, उपकरण मिले हैं, हाथी के दांत का पैमाना मिला है। और अगर ये देखें तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। रंगनाथ राव ने 1954-55 में यहाँ पे खुदाई करवाई और ये हड़प्पा जो है ये बहुत ही हड़प्पा कालीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है और इसी पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है। आप एक बार देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स का इशू है वो। सूत्रकाल, महाकाव्य काल और संगम काल। सूत्रकाल, महाकाव्य और संगम काल से क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट है चंपा महाजनपद की राजधानी क्या है? देखिए चंपा की राजधानी अंग है। ऐसे ही देखिए चंपा की राजधानी अंग है। श्रावस्ती और अयोध्या की राजधानी कहेंगे तो कौशल है। गिरिव्रज या राजगृह बोले तो उसकी राजधानी जो है मगध है। और मिथिला की राजधानी जो है वज्र है। विदेह एवं मिथिला की राजधानी वज्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए ये वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में होता। द्वितीय बौद्ध समिति, अगर हम पूछे द्वितीय बौद्ध समिति की का आयोजन वैशाली में होता। द्वितीय जो है ये किसके समय में? कालाशोक के समय में। शिशुनाग वंश के थे कालाशोक, उन्हीं के शासनकाल में वैशाली में जो है 383 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता सबक सर्वकामी है ना, या सबक मीर बोलते हैं इनको, सर्वकामी ने की थी। इस संगीति का उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए जो है था। बौद्ध धर्म जो है स्थावर और महासांघिक 2 भागों में बट गया। तो बौद्ध धर्म दूसरे जो है इसमें संगीत में स्थावर और महासांघिक 2 में बट गया। ठीक है, अब देखिए मौर्य और मौर्योत्तर से जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? देखिए ये पराजित करने का जो समय था उनका वो था 305 में। ठीक है, 305 में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। देख लीजिए 305 में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अगर इस युद्ध का वर्णन देखें तो एप्पियानस, किसमें? एप्पियानस नामक यूनानी विद्वान ने किया है। ठीक है, तो किसने किया? एप्पियानस नामक यूनानी विद्वान ने किया है। और युद्ध के उपरांत दोनों के मध्य संधि हो गई थी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपने हेरात, अराकोसिया मतलब कांधार एवं काबुल के क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी जो है चंद्रगुप्त से कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पुत्री का हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से जो है कर दिया था और कुछ जो है अपने राज्य उनको सौंप दिए थे। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख जो है कनिष्क ने रबतक अभिलेख में नहीं किया है? तो कनिष्क के रबतक अभिलेख में बहुत सारे लोगों का उल्लेख हुआ है। देखिए श्रावस्ती का नहीं हुआ है, बाकी कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र का हुआ है। तो कनिष्क का रबतक अभिलेख है। अब रबतक अभिलेख किसका है? कनिष्क का है। ये 1993 में अफगानिस्तान में जो है खोजा गया था और इसमें हमें कनिष्क के साम्राज्य के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। इस अभिलेख का जो उनके अनुसार साकेत, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे। कौन कौन से? साकेत, कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र, ये कनिष्क के हिस्से थे राज्य के। नेक्स्ट है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो ये जो बलबन है, बलबन ने जो है खलीफा का सहायक अपने आप को कहा गढ़मुक्तेश्वर के मंदिर में। ठीक है, और इसमें जो है खलीफा को गढ़मुक्तेश्वर के मंदिर में, कहाँ पे है ये गढ़मुक्तेश्वर का मंदिर? तो ये गाजियाबाद के आसपास की जगह है और इसी में इन्होंने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा। ठीक है, भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है हमारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये जो है शिष्य थे किसके? ये जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ठीक है, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। चिश्तिया सूफी मत की जो है स्थापना अफगानिस्तान में चिश्त में अबू इशहाक सामी, किसने? अबू इशहाक सामी और उनके शिष्य। देखिए चिश्तिया जो है सूफी की मत की स्थापना अफगानिस्तान में चिश्त में, अब एक जगह है चिश्त, तो अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इशहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दुल चिश्ती ने किया था। ठीक है, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रसार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने किया। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने किया और उनके शिष्य जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए और वो 1192 में जो है मोहम्मद गोरी के साथ चिश्ती जो है इंडिया आ गए थे और उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। ठीक है,
1236 में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य हैं। तो चिश्ती के शिष्य कौन है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और चिश्ती किसके शिष्य हैं? चिश्ती सिख हैं उस्मान हारूनी के। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? ठीक है, तो इंद्रावती है, पद्मावती है, मधु मालती है और मृगावती है। तो देखिए हम देख लेते हैं, जो मृगावती है वो कुतुबन ने लिखी थी। किसने? कुतुबन। ठीक है, मृगावती लिखा था कुतुबन ने 1503 में। और मधुमालती लिखा है मंजन ने 1545 में। पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी 1540 में। और इंद्रावती लिखा है नूर मोहम्मद ने 1743 में। तो देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा जो है टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है, ये जो आरओ में आते हैं। ठीक है, तो आरओ का टिपिकल क्वेश्चन है ये। तो आपको जो आंसर होगा ये टफ है, या ये क्वेश्चन को टफ कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है। तो जो मृगावती है वो कुतुबन 1503 में। ठीक है, बहुत ज़्यादा संभल के जो है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है ना, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन जब फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम सबके लिए हो जाती है। ठीक है, देखिए, और फैक्चुअल भी इस तरीके के फैक्चुअल। तो नवा हमारा निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो 1917 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी ये। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और श्रीमती सरोजिनी नायडू जो 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन में था उनका, तो ये प्रथम भारतीय महिला थी। तो ईयर याद रखना है आपको, 1917 में कलकत्ता में, जो है जगह भी याद रखनी है। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, और सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के जो है कानपुर के अधिवेशन में ये प्रथम भारतीय महिला बनी थी। 17 और 25 कलकत्ता और कानपुर। ठीक है, याद रखिएगा। एनी बेसेंट थी और सरोजिनी नायडू थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो कौन था? ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में, कहाँ पे? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है उसकी अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के पांडुलेखन की समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, पांडुलेखन की समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर थे। पांडुलेखन मतलब प्रारूप समिति है ना, पांडुलेखन मतलब प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ये हुई थी 1905 में, 1905 में। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज की प्राप्ति करना। ठीक है, तो आतंकित करके स्वराज की प्राप्ति करना था। यहाँ से समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट क्या नाम है? द इंडियन सोशलिस्ट का भी प्रकाशन हुआ यहीं से। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1905, लंदन में इंडिया हाउस इंडियन होम रूल सोसाइटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इंपॉर्टेंट है, एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग था जो 2 अप्रैल 1921, ठीक है, 1921 से 3 अप्रैल 1926 तक भारत के वायसराय के पद पर रहा। भारत के वायसराय के पद पर रहे। इससे पूर्व वह 1913 और 1921 तक इंग्लैंड के लॉर्ड चीफ जस्टिस रहे। ठीक है, रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा वायसराय था जिसका जो है अंडमान निकोबार में जिसको जो है मार दिया गया था। ठीक है, जिसका मर्डर हुआ था, तो ये कौन था? ठीक है, नाम बताइएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए ये 1930 में, पहला 1930 में हुआ था। ठीक है, और इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा देखिए 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब? 27 मई 1930 को। 27 मई 1930 को जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। ठीक है, राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे इस समय, और ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में 12 नवंबर 1930 में लंदन में जो है प्रथम गोलमेज जो है सम्मेलन में आयोजित कर लिया। ठीक है, 12 नवंबर 1930 में। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने? तो इंपॉर्टेंट है 89, याद रखिएगा, 89 जो है भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग भी ले लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में
भाग लेने वाले प्रमुख नेता जो है तेज बहादुर सप्रू थे। कौन से तेज बहादुर सप्रू थे? श्रीनिवास शास्त्री थे, मोहम्मद अली थे, मोहम्मद शफी आगा खान थे, फजलुल हक थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना थे, होमी मोदी थे, एम.आर. जयकर थे, मुंजे थे, भीमराव अंबेडकर थे और सुंदर सिंह मजीठिया थे। तो ये सारे लोगों ने टोटल 89 लोगों ने भाग ले लिया इसमें। कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की। अब देखिए सुमेलित करना है हमें और देख लेते हैं। देखिए अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना, ये अध्यक्ष हैं और भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की सभाओं का स्थान है कहाँ पे है, ठीक है, अध्यक्ष है और उनका हमें स्थान बताना है कि ये किस किस स्थान पे अध्यक्ष थे। तो अबुल कलाम की बात करें तो अबुल कलाम जो है रामगढ़ में 1940s में थे। अबुल कलाम कहाँ पे थे? रामगढ़ में 1940 में, ठीक है, अबुल कलाम रामगढ़ में 1940 में, ठीक है। तो ये हो गए और उसके बाद जो है हमारा उसके बाद जो है हमारा सरोजिनी नायडू थी कानपुर में 1925 में, अबुल कलाम रामगढ़ में 1940 में, सरोजिनी नायडू 1925 में, मोतीलाल नेहरू अमृतसर में 1919 में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई में 1934 में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई में 1934 में, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई में 1934 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? किसने रखा था पहली बार? तो ये मोहम्मद इकबाल ने रखा था, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। तो कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का निर्वाचन का प्रवर्तक माना जाता है। इकबाल ने 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, ठीक है, 1930 में इलाहाबाद में जो एक अधिवेशन में पृथक मुस्लिम साम्राज्य का प्रस्ताव रखा, ठीक है। 1940 का रामगढ़ जो है अधिवेशन हुआ था और ये जो है अबुल कलाम आज़ाद के दौरान, सरोजिनी नायडू 1925 में, मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934। याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल थे जिन्होंने ये काम किया और 1930 में ये इलाहाबाद में पृथक जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दिया इन्होंने। और अब इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेहरू की अंतरिम सरकार, ठीक है, जो है नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री कौन था? ठीक है, तो नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट के वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली खां, ठीक है, लियाकत अली खां, ठीक है, लियाकत अली खान नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री नियुक्त हुए थे। 1946 के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल थे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 5 सदस्य शामिल थे इंटरिम गवर्नमेंट में। लियाकत अली खान ने अपने बजट में उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अधिक जो है कर लगाया था। पुस्तक एक है हमारा इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? इंडिया विंस फ्रीडम आप सभी लोग को पता है ये किसकी किताब है, तो देख लीजिए, ये जो है किताब है A.K. आज़ाद, ठीक है, A.K. आज़ाद की किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। हाँ, देखिए इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने, ठीक है, प्रथम भारत के जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे ये। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही सुमेल कौन सा नहीं है हमें बताना है। देखिए लासुंदरा ये क्या है? भारत के राज्य है लासुंदरा, गुजरात की रवेड़ा जिले में है, गुजरात के रवेड़ा जिले में लासुंदरा है, ठीक है। और अवलोली की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। अवलोली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। मणिकर्ण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सोहना कहाँ पे? हरियाणा में है, ठीक है। ये उष्ण स्रोत है, ठीक है, उष्ण स्रोत है। और हम स्टेट की बात पूछ रहे हैं तो लासुंदरा जो है गुजरात में है, रवेड़ा में, और अवलोली जो है ये अवलोली आपके महाराष्ट्र में है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में और सोहना जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ठीक है, कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो ये आपका सतलुज नदी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट था। देखिए सतलुज नदी मानसरोवर के निकट राकस ताल से, कहाँ से? राकस ताल से जो है उद्गमित होती है और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर की है। कितनी है? 1500 किलोमीटर। व्यास जो है स्थित तथा बास्पा इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। व्यास, स्थिति तथा बास्पा इसकी सहायक नदियां हैं। उपयुक्त सभी विकल्प सतलज से ही एकमात्र नदी है जो हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है। और नेक्स्ट हमारा है, भारत में की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? इंडिया की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ये गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी है जो इंडिया की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीप मतलब समझते हैं ना, तो गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है। ये 49% इसका भाग जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो 49% भाग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 23% आंध्र प्रदेश में है और 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। 49% भाग जो है महाराष्ट्र में है,
49% भाग महाराष्ट्र में है, 23% आंध्र प्रदेश में है और 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रायः इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण इसे बृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण इसे बृहद गंगा या दक्षिण गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहद गंगा और दक्षिण गंगा। साउथ की गंगा बोलते हैं ना कि कौन है, तो गोदावरी नदी है, और बृहद गंगा जो है वो भी गोदावरी नदी है। पश्चिमी घाट की नासिक पहाड़ियों से इसका उद्गम है। कहाँ से? नासिक पहाड़ियों से इसका उद्गम है। और उत्तर में इसकी प्रमुख नदियां जो हैं वो प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती। तो इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती हैं। प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती हैं। ये उत्तर की हैं, ठीक है, उत्तर में इसकी सहायक, और दक्षिण में इसकी जो सहायक नदी है वो मंजरा प्रमुख नदी है, जो हैदराबाद के निकट से मिलती है। ठीक है, सूची हमें जो है उसको सुमेलित करना है, तो देखते हैं हम। देखिए, जूट जो है वो पश्चिम बंगाल है, चाय आसाम, रबर केरल और गन्ना उत्तर प्रदेश। ये 3 बार रिपीट हो चुका है इसी 3 साल में ही। ठीक है, अब देखिए उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट आउटडेटेड क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देख लीजिए। किसाऊ के लिए जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने जो है क्या किया था? किसाऊ बांध परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें जो है शिवकाशी स्थित है? ठीक है, तो शिवकाशी किसमें स्थित है? देखिए, शिवकाशी जो है आपका छोटा नागपुर प्रदेश में। कहाँ पे? छोटा नागपुर प्रदेश में स्थित है। शिवकाशी कहाँ पे है? छोटा नागपुर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो भारत में 3 प्रकार के औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं, एक बृहद औद्योगिक, एक लघु और एक जो है आपका विनिर्माणी जिले। ठीक है, तो बृहद जो औद्योगिक प्रदेश है उसमें 8 औद्योगिक क्षेत्रों में से एक जो है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु जो है में शिवकाशी स्थित है। ठीक है, शिवकाशी, सॉरी, ये जो मैंने गलत बोलते, शिवकाशी जो है मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलुरु में स्थित है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। ठीक है, शिवकाशी एक बार आप इसको जो है माइंड से एक बार फिर से समझ लीजिएगा। शिवकाशी जो है मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलुरु जो है प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब नीचे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। देखिए, सीमेंट जो है पोरबंदर, ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए, सीमेंट जो है पोरबंदर, और पेट्रो रसायन है नागथेन, लोहा इस्पात जो है राउरकेला है। देखिए, अब देखिए आर्थिक समीक्षा जो आई थी उसके हिसाब से एक बार देख लेते हैं कि विश्व में चीनी का उत्पादन में 15% से अधिक हिस्सा किसका है? सबसे भारत का है। ठीक है, भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसकी विश्व में चीनी के उत्पादन में 15% से अधिक हिस्सा है। ठीक है, 15% से अधिक हिस्सा है। चीनी जो है उद्योग भारत में सर्वप्रथम बेतिया, बिहार में। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, चीनी जो उद्योग है भारत में सर्वप्रथम बेतिया, बिहार में 1840 में स्थापित किया गया था। इसका वास्तविक विकास 1931 से प्रारंभ हुआ, जिस समय सरकार द्वारा पहली बार इसे उद्योग के रूप में संरक्षण दिया गया था। देश में चीनी उत्पादक 4 शीर्ष राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। और गन्ना उत्पादक 3 राष्ट्र हैं, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। देश में महाराष्ट्र में चीनी के सर्वाधिक कारखाने पाए जाते हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा कारखाने जो है देश में कहाँ पाए जाते हैं? तो चीनी के महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन की बात करें तो तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा है। भारत में वस्त्र उद्योग के लिए के पश्चात चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो सबसे पहला वस्त्र उद्योग है, उसके बाद चीनी उद्योग है। सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी है, और यहाँ पे छोटे और मध्यम उद्यम की संख्या कितनी है? 3500 है। ठीक है, तो चीनी जो है उद्योग बेतिया, बिहार में जो है स्थापित सर्वप्रथम किया गया था, स्थापित बेतिया, बिहार में। ये याद रखिएगा, एक अच्छा फैक्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है देखते हैं। देखिए, पतरातु क्या है? वो तापीय है, तापीय ऊर्जा है। पतरातु तापीय ऊर्जा है। झाकरी जो है जल विद्युत है। झाकरी क्या है? जल विद्युत है। ठीक है, पतरातु क्या है? तापीय है। याद रखिएगा, पतरातु क्या है? तापीय है, और झाकरी जो है जल विद्युत है। ठीक है, पतरातु तापीय है और झाकरी जो है जल विद्युत है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है कल्पक्कम। ठीक है, कल्पक्कम आपको सभी लोग को पता है। कल्पक्कम क्या है? वो नाभिकीय है। ठीक है, कल्पक्कम नाभिकीय है। ठीक है, और देखिए जो कोरबा है वो छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर ऊर्जा राजधानी है। ये जो है एनटीपीसी की कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है। ठीक है, विद्युत संयंत्र, तो जो क्या है? कल्पक्कम विद्युत संयंत्र है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
और कहाँ पे है कलपक्कम? ये छत्तीसगढ़ में है। झरिया कोयला जो क्षेत्र है, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस में जो है अवस्थित है, किस राज्य में? झरिया जो है कहाँ पे है? ये आपका है झारखंड में। झरिया कहाँ पे है? झारखंड में है। धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड का एक जो है सबसे बड़ा कोयला जो है उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। 90% से अधिक कोकिंग कोयला देश का, झरिया का ही नहीं देश का 90% से अधिक कोकिंग कोयला यहीं पे मिलता है, भंडार। अब देखिए भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? तो देख लीजिए, ये जो है तापीय है, ठीक है, तापीय है। तापीय ऊर्जा 62.8% है। फिर पन बिजली है 12.4%। सबसे ज़्यादा तापीय है, याद रखिएगा, एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए, तापीय सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तापीय सबसे ज़्यादा है। सॉरी ठीक है, तापीय सबसे ज़्यादा है। पन बिजली जो है 12.4 है। नाभिकीय जो है 1.9 है। नवीनीकरण 23.1 है। पवन ऊर्जा जो है 28 है। सौर ऊर्जा 68 है और अन्य स्रोत 4 हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो तापीय जो है 62 है, ठीक है, 0.8, और पन बिजली 12.4, नाभिकीय जो है 1.9 और सौर ऊर्जा 68, ठीक है, प्रतिशत ये पूछ रहा है। अब हम वर्ल्ड का भूगोल जो है विश्व भूगोल देखेंगे, स्थल मंडल देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो मध्य अमेरिका की कंट्रीज आपको अगर पता होंगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो मध्य अमेरिका में कौन स्थित नहीं है देख लेते हैं। देखिए इसमें पनामा, सियरा लियोन, होंडुरास और ग्वाटेमाला, ठीक है। पनामा, सियरा लियोन, होंडुरास और ग्वाटेमाला, ठीक है। कौन सा जो है नहीं है? तो देखिए सियरा लियोन नहीं है। सियरा लियोन जो है मध्य अफ्रीका में स्थित नहीं है, तो बी हमारा सही उत्तर हो गया। देखिए सियरा लियोन पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है। सियरा लियोन कहाँ पे? पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है। मध्य अमेरिका में क्या है? मध्य अमेरिका में एंटीगुआ और बरबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, अल सल्वाडोर, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमैका, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, सेंट किट्स और जो है नेविस, सेंट लुइस, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडिस, ठीक है, ग्रेनाडिस, ट्रिनिदाद, टोबैको, ठीक है। और कि जो है 21 टोटल कंट्रीज हैं, ठीक है, 21 टोटल राज्य हैं जो शामिल हैं, ठीक है, 21 राज्य शामिल हैं, ठीक है। तो ये मैंने सबका नाम बता दिया, एक बार आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ठीक है, इटली में जूरा पेरनीज, ठीक है, और एपिनाइन, फिर है दिरानिक आल्प्स। तो ये जो है एपिनाइन जो है वो जो है इटली में। एपिनाइन कहाँ पे? इटली में है, ठीक है। तो एपिनाइन जो है पर्वत इटली में स्थित है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो देखिए एपिनाइन कहाँ पे? इटली में है। एपिनाइन कहाँ पे है? इटली में है। अल्प्स कहाँ पे है? अल्प्स जो है मध्य यूरोप में स्थित है। और अगर देखें तो अल्प्स का विस्तार ये भी पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री में नहीं है, कौन सी एक दे देगा उसमें। तो इस विस्तार आप देख लीजिए, विस्तार कहाँ पे है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, ठीक है। तो सर्वोच्च बिंदु का कौन सा? माउंट ब्लैंक है। किसका? एल्प्स का। इसकी ऊंचाई 8,810 मीटर है, ठीक है। दिनारिक अल्प्स जो पर्वत है वो अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया में स्थित है। जबकि अल्प्स और जूरा पर्वत जो है स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन में की सीमा बनाते हैं। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा कौन बनाते हैं? पेरेनीज पर्वत। फ्रांस और स्पेन की सीमा पेरेनीज बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? बहुत गहरी और बहुत सबसे लंबी झील है दूसरी, है ना। दूसरी कौन सी है? तो देखिए टंगानिका झील है। टंगानिका, देखिए टंगानिका झील जो है वो इस सबसे गहरी, सबसे दूसरी सबसे गहरी सबसे लंबी पूछ रहे हैं। तो टंगानिका जो है दूसरी सबसे गहरी सबसे लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही सुमेलित नहीं, ये पूछ रहा है। देखिए टिटिकाका झील जो है बोलीविया और पेरू में है, सही है। टिटिकाका जो लेक है वो बोलीविया और पेरू में है। टिटिकाका लेक कहाँ पे? बोलीविया और पेरू में है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा उर्मिला जो झील है वो ईरान में है। उर्मिला झील ईरान में है। अथाबास्का झील कनाडा में है। और रेनडियर झील जो है ये भी कनाडा में है। रेनडियर हम लोगों ने क्या मैपिंग करते हैं तो देखते हैं ना, रेनडियर झील कहाँ पे है? कनाडा में है। तो टिटिकाका झील कहाँ है?
बोलीविया और पेरू में। टिटिकाका कहाँ पे? बोलीविया और पेरू में है। उर्मिला झील जो है ये ईरान में है, और रेनडियर जो है कनाडा में है, अथाबास्का जो है कनाडा में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और निम्न भारत की निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो लौह अयस्क का समृद्ध भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका धारवाड़ क्रम। ठीक है, धारवाड़ क्रम। तो देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टान अपुष्य और अपरदन से निर्मित प्रथम तलछटी अवसादी चट्टान है। ये चट्टानें आर्कियन युग समूह के चट्टानों के अवशेष हैं। किसके? आर्कियन युग समूह के चट्टानों के अवशेष हैं। इसमें महत्वपूर्ण धातु जैसे लोहा, सोना, तांबा, जस्ता, खनिज पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इनका विस्तार कहाँ पे है? कर्नाटक। आई एम सॉरी। इनका जो विस्तार है वो कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो विस्तार कहाँ पे है इनका? इनका विस्तार जो है कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम और कश्मीर में है। ठीक है, विस्तार एक बार फिर से देख लीजिए किसका? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। ये जो है कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम और कश्मीर व जो है हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए, जनसंख्या और नगरीकरण से जो क्वेश्चन आए वो हम देखेंगे। देखिए, भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य लक्षण क्या है? ग्रामों में अधिक जनसंख्या और विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियाँ, निर्धनता। तो ये तो जो है, जो हमारी भारतीय सामाजिक संरचना है वो तीनों है हमारे, जो है अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियाँ, तो तीनों ही है हमारे। ये निर्धनता, ऐसा नहीं कि हर जगह निर्धनता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करिए। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए देखिए, स्थिर जन्म दर और स्थिर और मृत्यु दर। स्थिर जन्म होगा, स्थिर मृत्यु होगा, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? स्थायी हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। ठीक है, स्थायी जो है जनसंख्या को स्थिर मृत्यु और द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जनसंख्या की संरचना का अर्थ जनसंख्या के ढांचे से, अर्थात जन की संख्या और उनकी आयु, लिंग, जाति, धर्म, भाषा, साक्षरता, जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति, घनत्व, व्यवसाय, ग्रामीण एवं नगरीय अनुपात आदि से है जनसंख्या की संरचना। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे कम किसका है। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का सबसे कम है। ठीक है, साउथ अमेरिका। देखिए, एशिया का जो है 42.7 बिलियन है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एशिया का 42.7 बिलियन है। अफ्रीका का 1.7 बिलियन है। एशिया के बाद अफ्रीका आएगा, फिर यूरोप आएगा, 0.74 बिलियन है। और इसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका का 0.34 बिलियन है। दक्षिणी अमेरिका का 0.39 बिलियन है। ओशिनिया का 0.4 बिलियन है। और अंटार्कटिका का 4490 है। तो मतलब अंटार्कटिका तो बहुत कम है। ठीक है, ओशिनिया है, उसके बाद है, फिर उसके देखिए एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर ये क्रम में ही दिया हुआ है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया और जो है अंटार्कटिका। ठीक है, अब जनसंख्या दिवस। ठीक है, जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 24, ठीक है, कितना 11 से 24 जुलाई 2015 के मध्य चलाए गए जनसंख्या से संबंधित अभियान को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो 2000 जो है 24 जुलाई 2015 के मध्य चलाए गए जनसंख्या संबंधित अभियान का क्या नाम दिया गया? तो ये जो है पुराना क्वेश्चन है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? ठीक है, 2000 की एक जनगणना हमें नहीं पूछेगी, तो इसलिए हम इसको नहीं कवर करेंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या का घनत्व तो उच्चतम है? तो ये क्या है? बिहार है। बिहार में जो है उच्चतम है। ठीक है, बिहार में है आपका 1106 और पश्चिम बंगाल में है 1028। ठीक है, बिहार में है 1106 और पश्चिम बंगाल में है 1028, केरल में है 860 और उत्तर प्रदेश में है 829। याद रखिएगा, यूपी में कितना है? यूपी में है 829। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है? महिला लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये आपका है केरल में। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा है।
देखिए केरल में है 10,084, 10,084, 1,084 तमिलनाडु में है 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 985 और छत्तीसगढ़ में 991। ठीक है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या पाई जाती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं पूछ रहा है, जाति। ठीक है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है कहाँ पे? यूपी में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है 2001 से 11 के अनुसार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, यूपी में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जो है जनसंख्या पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 20.96% है। कितनी है? 20.96% है। ठीक है, 20.96% है। और जबकि संपूर्ण देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 16.6% है। तो अगर संपूर्ण देश में देखें तो अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 16.6% है, लेकिन यूपी में ही जो है यूपी का अगर जो है पॉपुलेशन देखें उसमें 20.96% जनजाति जो है आपकी अनुसूचित जातियाँ हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रति नागरिकरण का निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है? ठीक है, अवरोही क्रम कौन सा सही है? देखिए बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो नागरिकरण में अवरोही क्रम पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा नागरिकरण किसका हुआ है? तो देख लीजिए पाकिस्तान का जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 36% है, 36.2%। फिर भारत का है 31.16%। फिर बांग्लादेश का 28 और फिर श्रीलंका का बहुत कम है 15%। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो यूपी के कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ठीक है, कुछ सिद्धांत हैं जिसका आधा पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। जिसके आधार पर होगा, ये गलत है। कुछ सिद्धांत ऐसे जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की एक अलग कानून है, ये भी सही है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए प्रत्येक राज्य में राज्य पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होता है जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो नगर जो है पंचायत का गठन किसके लिए होता है? ऐसा जो है क्षेत्र जो ग्रामीण से जो है नगरीय में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नागरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। ठीक है, जो है आपका पालिका परिषद है उसका जो गठन है वो छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाता है। परिषद जो है छोटे के लिए होता है, बड़े जो अगर शहर हैं, नगर हैं, तो उनके लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्रों में जिसमें राज्यपाल और औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया है, नगर पालिका गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर राज्यपाल ने किसी जो है जगह को औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, घोषित कर दिया औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया गया है, तो उसमें जो है उसको नगर निगम जो है घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसको फिर उस स्थिति में नगर निगम घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा हो गया। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर क्या बताया है? उन्होंने कहा है कि आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर। ठीक है, नगरीय परिवारों में अंतर क्या बताया है कि आय के साधन और बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण और सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, ये सारे आधार पर। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम पॉलिटी से क्वेश्चन देखेंगे। पहला तो है हमारा संविधान के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो कितने हमारे पास मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारे पास जो है 11 हैं। ठीक है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के मूल कर्तव्यों का समावेशन स्वर्ण सिंह, ठीक है, एक मूल जो कर्तव्य हैं उनके स्वर्ण जो है सिंह की जो समिति की अनुशंसा पर 42वें 42nd संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 क को जोड़ा गया। किसको? संविधान के भाग 4 क को जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए लोक लेखा समिति में देखिए लोकसभा के 11 और राज्यसभा के 5, कुल 16 होते हैं। ये है ऑप्शन में, लेकिन सही जो है आपका 10 है आपके लोकसभा के और 5 जो है राज्यसभा के। 10 जो है लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 जो है लोकसभा के। अच्छा,
लोक लेखा समिति की बात करें, अच्छा अब इसमें देखिए समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, सही, तो ये आप समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं लोकसभा में। इसमें 15 जो है लोकसभा में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि समिति में राज्यसभा द्वारा नामोनिर्दिष्ट 7 सदस्य बाद में जोड़े जाते हैं। समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरागत जो विपक्ष के सदस्य हैं उनको जो है उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य जो है सरकार का गठन कब किया गया, तो ये जो है 1957 में किया गया। अब देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने के अंतिम जिम्मेदार कौन है, तो ये संसद है। ठीक है, संसद जो है अंतिम जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोक लेखा समिति नियंत्रित लोक लेखा समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करती है। संविधान के अनुच्छेद 148 के भारत के लिए एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है, जो नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति जो है वो है संसद के पास। किसके पास है, संसद के पास। ठीक है, नए राज्यों की विधायिनी जो है शक्ति जो है स्थापना करने की शक्ति संसद के पास है। देखिए अनुच्छेद 2 के तहत, किसका अनुच्छेद 2 है, तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है भारत जो संघ है उसमें नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना की जो स्थापना तथा अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्य के सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन की शक्ति जो है संसद के पास होती है। देखिए, राज्यसभा कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति दे सकता है, तो कितने दिनों पे राज्यसभा कितने दिनों पे जो है 14 डेज पे दे सकता है, 14 डेज पे। देखिए, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पे, धन विधेयक जब लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसके पश्चात राज्यसभा को उनकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिससे राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन के लिए ही रोका जा सकता है। कितने दिन के लिए, ओनली 14 डेज के लिए रोका जा सकता है। ठीक है, यदि राज्यसभा में लोकसभा की जो है कुल 42 सीटें हैं तो उसमें राज्यसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित होंगे। देखिए, अगर राज्यसभा में अगर किसी राज्य में लोकसभा की सिर्फ 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जाति होगी, उस राज्य में अनुसूचित जो जाति होगी, अनुसूचित जाति के लिए कितनी जो है सीटें होंगी। ठीक है, और उस राज्य में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी, तो देखिए अगर कुल 42 सीटें हैं तो उसमें 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए होंगी, 7 सीटें। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, तो ये देखिए किसी भी राज्य का विधानमंडल, राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य का विधानमंडल। ठीक है, अनुच्छेद 267 कौन सा है, 267(2) के अनुसार राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है। ठीक है, आकस्मिक निधि के लिए किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है 267 के अंतर्गत। न्याय व्यवस्था देखते हैं। देखिए, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो किसका, ये भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। ये सब क्वेश्चन इजी हैं। देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 315, ठीक है, अनुच्छेद किसमें है, 315 में है। उसके अनुसार संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें कि उनके लिए संसद विधि बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर दे तो जो है इसके लिए क्या करना है, प्रत्येक जो है संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करना होना चाहिए और इसके अतिरिक्त किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है भारत के महान्यायवादी के विषय में। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, ये जो हमारा है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं महान्यायवादी। ठीक है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। तो ए और बी दोनों सही है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है उसे संसद की किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो सदन के सदस्य नहीं होते, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया सकता है। तो देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 कब है, कहाँ पे, 76 में। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले कौन सा, उच्चतम न्यायालय की जो है
न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल किसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ये किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल की नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना जो है पद धारण करते हैं। तो इसके लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो पद पे वो नहीं रहेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा अर्थव्यवस्था से है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लाई गई थी। ये बहुत ही फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो ये 1990, 1998 और 1999 में, ठीक है, 1998 और 1999 में आई थी। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ अप्रैल 1998 में हुआ था। कब हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ जो है अप्रैल 1998 में हुआ था। इसका उद्देश्य था किसानों को लचीले और सहज प्रक्रिया के साथ सिंगल विंडो के जो है अंतर्गत व्यापक ऋण आवश्यकताओं के लिए जो है ये लाया गया था। समय पर जो है पर्याप्त ऋण जो है उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दो दाल वाली तिलहनी फसल है? ठीक है, दो दाल वाली तिलहनी फसल कौन है? तो देखिए मूंगफली है। ठीक है, मूंगफली है दो दाल वाली तिलहनी फसल। पीत या पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो देखिए तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। ठीक है। हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन के मामले में एक महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि अर्जित की है। कृषि क्षेत्र में इसी अनुसंधान में अगर हम देखें तो अनुसंधान और विकास की अगली कड़ी जो है पीली क्रांति है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी क्रांतियाँ बाद में आई। ठीक है ना, पेट्रोल के लिए आई, सब्जियों के लिए आई, फलों के लिए आई, उनको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो है 1986 में स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ पे है? तो देखिए केला त्रिची में है। कहाँ पे? त्रिची में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? त्रिची में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? त्रिची में है। ठीक है, या त्रिचिरापल्ली तमिलनाडु बोल सकते हैं इनको। निम्नलिखित में से किस प्रांत में दलहन के उत्पादन सर्वाधिक है? तो दलहन का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है। मुद्रा बैंकिंग देखते हैं, वित्त संबंधित क्वेश्चन है। जो है कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है? तो देखिए नाबार्ड है। नाबार्ड है कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक जो है नाबार्ड है। देखिए कृषि संबंधित क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि की सहायता के लिए 12 जुलाई 1982 में एक अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, कब? 12 जुलाई 1982 में अधिनियम के अंतर्गत नाबार्ड है ना, नाबार्ड बैंक यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। यह बैंक कृषि में वृद्धि, ठीक है, क्या करेगा? कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योगों, गृह एवं जो है ग्रामोद्योग या ग्रामीण कलाओं या गांव में चलने वाली अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण का जो है प्रोवाइड करेगी। अब नेक्स्ट हमारा है वाणिज्य विभाग। ठीक है, वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि भारत को 2020 तक विश्व के व्यापार का मुख्य खिलाड़ी बनाना है। ठीक है, तो ये एम है। अब 2020 तो खैर आ ही गया, ये पहले का क्वेश्चन। तो भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? तो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पेटेंट के मुद्दा चल रहा है। तो 1972 में भारतीय पेटेंट कानून 1972 में। ठीक है। देखिए विश्व व्यापार संगठन ने, कौन से? विश्व व्यापार संगठन ने बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, ट्रिप्स, क्या नाम है? ट्रिप्स, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के अनुपालन के लिए 1972 में पेटेंट अधिनियम, ठीक है, पेटेंट अधिनियम में 20 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। ये 1970 को जो है लागू कब हुआ था? 1972 को लागू हुआ था। ठीक है, 1972 को, 20 अप्रैल 1972 को। भारत में विशेष आर्थिक जोन, सेज बोलते हैं, है ना, सेज, विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये आपका है अप्रैल 2000 में। ठीक है, अप्रैल 2000 में। तो देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश विशेष के भीतर एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आयात, निर्यात, उत्पाद शुल्क आदि के संबंध में कुछ ऐसी विशिष्ट सुविधाएं तथा रियायतें प्राप्त हैं जो गैर सेज को नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रमुख क्या है उद्देश्य? निर्यात, उत्प्रेरण तथा संबंधन, मतलब एक्सपोर्ट को जो है फैसिलिटेट करना। ठीक है, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना जो है इसका मेन जो है एम है। ठीक है। अब देखिए सर्वप्रथम निर्यातों में प्रभावी वृद्धि लाने के उद्देश्य से एक पहल करते हुए केंद्र सरकार ने 8 परंपरागत निर्यात संवर्धन परिक्षेत्रों को 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एग्जिम नीति के अधीन आर्थिक जो है परिक्षेत्रों में रूपांतरित कर दिया है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है ना, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कुछ बहुत सारे लाभ भी होते हैं जो अन्य लोगों को बाहर जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता है WTO कहाँ पे? WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में।
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जून 1955। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे मुख्यालय? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान महानिदेशक रॉबर्टो अजीवेडो ब्राज़ील के हैं। ठीक है, इसके प्रेजेंट के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? रॉबर्टो अजीवेडो हैं ब्राज़ील के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत का कुल माल व्यापार। ठीक है, भारत का कुल माल व्यापार, ये जो है पुराना क्वेश्चन है तो इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011-12, ये भी पुराना है। भारत से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या कमोडिटी का निर्यात अधिकतम होता है? तो ये अभियंत्रिकी माल है। ये देखो, ये जो है पेट्रोलियम उत्पाद जो है वो 14.08% होता है सबसे ज़्यादा। फिर सूती और मूल्यवान पत्थर जो है, मोती और मूल्यवान पत्थर जो है 7.87, औद्योगिक और जैविक जो आपके चीज़ें हैं वो 4.3। तो इस तरीके से फिर पहले जो है आपका पेट्रोलियम, फिर मोती और मूल्यवान पत्थर, फिर औषधि और जैविक जो पदार्थ हैं, स्वर्ण और बहुमूल्य आभूषण, और फिर लोहा और स्टील। तो ये हमारा वो है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हाल में ही जो है की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है? तो ये ग्राफीन की सहायता से, ग्राफीन की सहायता से। देखिए, दृश्य वर्णाक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? ये बैगनी है। ठीक है, बैगनी है। तो दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला बैगनी है, जिसका जो मान होता है 4 × 10⁵ सेंटीमीटर जो होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग होता है लाल। ठीक है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग लाल होता है। इसीलिए लाल को जो है हम जब कभी भी कहीं कोई निशान बनाना होता है खतरे का, तो हम लाल का यूज़ करते हैं। या फिर रेलवे वगैरह में आप देखते हैं लाल जो है झंडी दिखाते हैं। ठीक है, हरी झंडी लाल झंडी दिखाते हैं, लेकिन लाल जो है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है बैगनी का। ठीक है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश मतलब उसका जो है दिशा का भी पता हो साथ में, डिस्प्लेसमेंट विद डायरेक्शन। तो कौन सी है? ये आपका जो है विस्थापन, जो है विस्थापन। ठीक है, अब अगर विस्थापन में से मान लीजिए कोई एक चीज़ है, हमने धक्का दे दिया, हमें पता नहीं किधर है, लेकिन अगर विस्थापन हो रहा है तो हमें पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, तो हमें डायरेक्शन भी पता होता है। तो विस्थापन जो है वो क्या है? सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, देखिए, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण, ठीक है, दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। यानी कि 5 जो है क्विंटल का 5 जो है न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो आपका जो है सदिश राशि होगी। अगर सिर्फ कहा जा रहा है कि 5 जो है न्यूटन का बल लग रहा है और डायरेक्शन नहीं पता है, तो वो अदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग आदि सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, कौन सी? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें समय था, चाल था, दूरी था, ये सब जो है अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग और संवेग जो है वो सदिश राशियाँ हैं। देखिए, एक भारहीन गुब्बारा है, उसमें 20 ग्राम जल भरा है, और अगर भारहीन गुब्बारे में 20 ग्राम जल भर दिया गया, इसका जल में भार कितना होगा? तो देखिए, जल में भार 0 होगा। क्यों? अगर जल में जो है हम डुबा देते हैं तो अपने वेट के अकॉर्डिंग वो, प्लवन का सिद्धांत अगर आपको पता होगा तो प्लवन के सिद्धांत से चीज़ आपको पता चलेगी कि ये सब हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि जितना जो है, अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ डाल देते तो उतना ही वो स्थान विस्थापित कर देती है, उसका जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। तो ये सब हम बाद में कभी देखेंगे। देखिए, कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, गंधक, जस्ता, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज। तो ये जो है आपका गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है, गंधक सूक्ष्म तत्व। बाकी लोहा, जस्ता और मैग्नीज है वो गंधक जो आपके सूक्ष्म तत्व है। वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को सूक्ष्म मात्रा में होती है उन्हें सूक्ष्म पोषण, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, मतलब Fe हो गया, मैग्नीज, Mn, जो तांबा है ना, Cu, कॉपर, जिंक, Zn, मॉलिब्डेनम, Mo, क्लोरीन, Cl, बोरॉन, है ना। गंधक और सल्फर जो है अधात्विक तत्व हैं, याद रखिएगा, गंधक और सल्फर जो है अधात्विक तत्व हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? तो हमें बताना है। देखिए, जो क्लोरोफिन है, क्लोरोफिन वो मैग्नीशियम से रिलेटेड है। क्लोरोफिन, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन। ठीक है, खाने का नमक सोडियम, कपड़ा धोने का जो सोडा है वो पोटेशियम नहीं होता। जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, वो पोटेशियम नहीं होता। सोडियम कार्बोनेट होता है, वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में को बढ़ावा देता है? देखिए, एथिलीन है। ठीक है, एथिलीन है, फलों को पकाने में बढ़ावा देता है। ठीक है, एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का जो है
सदस्य है। एसिटिलीन क्या है? एल्काइन श्रेणी का एक सदस्य। एल्कीन, एल्काइन सब क्या होते हैं हम कभी देखेंगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिटिलीन जो है वो एल्काइन श्रेणी का सदस्य है। इसे प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया, किसमें? प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। इसका प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने, कपूर बनाने, निश्चितक के रूप में, धातु को काटने, जोड़ने और बेंजीन के संश्लेषण में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। इसकी खोज जो है अमेरिका के वैज्ञानिक विल्सन ने की थी। किसने की थी? विल्सन ने की थी। इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्या पता होना चाहिए कि इसका और क्या क्या उपयोग है। तो देखिए उपयोग क्या क्या है। और तो देखिए उपयोग अगर हम देखें तो ये देखते हैं कि इसका जो उपयोग है वो जो है प्रकाश उत्पन्न करने, कपूर बनाने, निश्चितक के रूप में, धातु को काटने व जो है जोड़ने में, बेंजीन के संश्लेषण में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, ये सब जो है इसके उपयोग हैं। मानव चिकित्सा विज्ञान, जंतु विज्ञान की बात करें, मानव चिकित्सा विज्ञान, जंतु विज्ञान, तो इसमें क्या है? निम्नलिखित विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो आपको पता है कि विटामिन सी जो है भंडारित नहीं होता है, ठीक है। विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा नहीं है। तो बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। इसका भंडारण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। ये जो है जो हमारा जो एक्सक्रीटा होता है मूत्र के द्वारा ही शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई ऑप्शन था। तो किसका भंडारण नहीं होता है? विटामिन सी का नहीं होता है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट कौन होता है? बी, विटामिन B12। विटामिन B12 कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। साइनोकोबालामीन क्या होता है? साइनोकोबालामीन, ठीक है। तो विटामिन जो है आपका विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामीन। क्या नाम होता है? साइनोकोबालामीन, ठीक है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है, ठीक है। और इसलिए इसका नाम भी है साइनोकोबालामीन, ठीक है। मानव शरीर में यह विटामिन लाल रक्त कणों आरबीसी की परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है। तो गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, ठीक है। किसका? विटामिन ए का, ठीक है। गोल्डन चावल जो है एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। गोल्डन चावल जो है वो एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? विटामिन ए का। तो गोल्डन चावल जो है आपका एक स्रोत है। अभी एक चीज़ बता दीजिएगा मुझे, अभी जो है असम में एक तरीके का चावल बनाया जो है मिला है जिसमें जो है पानी की मात्रा बहुत कम लगती है। तो वो कौन सा चावल है ये बता दीजिएगा, ठीक है। तो गोल्डन चावल जो है की एक किस्म है जिसे बीटा कैरोटीन, जो खाने वाले चावल में विटामिन ए को का अगुआ है, मतलब ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए मिलता है इसमें। बीटा कैरोटीन जो है इसमें मिलता है और जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है। किसके? जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इसको बनाया जाता है। इसका निर्माण स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेज के इंगो पॉट्रिक्स, अब ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है पीयर वियर एक नाम से ये सब नहीं ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फलों से। तो अफीम जो है बिना जो है पके फलों के लैक्टेस से, ठीक है, बिना जो है पके फलों के लैक्टेस से। देखिए जो अफीम है वो पौधों के दूध है ना, हेडेक्स से मिलता है। पौधों के दूध को सुखाकर बनाया जाता है, जिसके सेवन से मादकता आती है, ठीक है। अफीम के सेवन से मादकता आती है, आप लोग जानते होंगे। अफीम जो है 12% में मार्फिन, अफीम में 12% मार्फिन पाई जाती है, जिसके प्रसंस्करण करके हेरोइन नामक एक जो है अन्य मादक द्रव्य बनाया जाता है, जो ड्रग है, ठीक है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे और जो है पक्व फल, जो पके हुए नहीं होते, उनका एक चीरा लगाया जाता है जिससे दूध निकलने लगता है, और जो दूध निकलकर सूख जाता है यह लसीला स्टिकी होता है, ठीक है ना, एक जो है चिपचिपा पदार्थ होता है। अब जो एटीएम से तात्पर्य क्या है? तो एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है एटीएम, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपको पता है एटीएम वगैरह तो। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी, 1980s में हुई थी। देखिए जैव विविधता को परिभाषित कैसे कहता है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो है आपका
की श्रेणी, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब समझते हैं, वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। जैसे आपके पास अगर पेन हो तो पेन की डिफरेंट वैरायटीज हो तो आपकी जो है डाइवर्सिटी है वो, ठीक है। ऐसे ही जीवों की डाइवर्सिटी होती है। एक जीव जो है, एक ही अगर दुनिया में एक ही तरीके के जीव हो तो डाइवर्सिटी नहीं मिलती है उस, और जब बहुत सारे जीव होते हैं तो डाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की कब स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई में किया था। कहाँ पे? 2003 में चेन्नई में किया गया था, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में। यह एक स्वायत्त वैधानिक जो है नियामक संस्था है। क्या है? स्वायत्त वैधानिक नियामक संस्था। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक होता है? देखिए, ओजोन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखिए, मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा जो है हार्मफुल होता है, ठीक है। मोनोऑक्साइड जो है हवा से भारी होता है, ठीक है। मोनोऑक्साइड हवा से भारी, पानी में अघुलनशील, ठीक है, स्वादहीन, गंधहीन जो है रंगहीन गैस होती है, जो मानव के साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी अत्यंत हानिकारक होती है। कैसे? ये सभी वायु प्रदूषकों में 50% भाग जो है का प्रतिनिधित्व करता है। सभी वायु प्रदूषकों का 15% का भाग ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और 50%, ठीक है, सभी वायु प्रदूषकों का 50% भाग ये प्रतिनिधित्व करता है। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं, ठीक है। सफोकेटिंग गैस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सफोकेटिंग गैस कहते हैं। इस श्वास के माध्यम से शरीर में पहुंचकर यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीजन की क्षमता होती है, वहन क्षमता होती है, वो बिल्कुल कम कर देता है, जिससे जो है जिसके स्वरूप मानव की मृत्यु हो जाती है। ज्ञातव्य क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मनुष्य में रक्त में उपस्थिति हीमोग्लोबिन की क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 350 गुना अधिक होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो CO होता है वो जो है अगर ब्लड तक पहुंच जाए तो हीमोग्लोबिन जितना काम, अगर हीमोग्लोबिन 1% काम करे तो 251% तेज वो काम कर देता है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये बहुत तेज जो है काम कर देता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को जो है हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा देती है। हीमोग्लोबिन जो है हमारे उसको, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन अगर हमारी पूरी बॉडी में कैरी नहीं होगा तो आपको पता है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत लिथार्जिक सा लगेगा, एकदम से बिल्कुल अस्त व्यस्त सब जो है क्या लगेगा, बिल्कुल कोई काम करने का मन नहीं करेगा, लिथार्जिक महसूस होगा। बाद में कुछ देर बाद आपकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा होता है इसमें, ठीक है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो कौन है? स्लाविनिया है, एजोला है, मर्सिलिया है और टेडिडियम है। तो ये देखिए एजोला है। कौन सा है? एजोला है, ठीक है। देखिए, एजोला ठंडे पानी में उगने, कहाँ पे है उगता है? एजोला ठंडे पानी में उगने वाला एक घास का पौधा होता है। ठंडे पानी में उगने वाला एक घास का पौधा होता है एजोला, ठीक है। और जो प्राय तालाबों और जो है कहाँ पे, तालाबों और पानी भरे जो है स्थानों में जो है तैरती हुई है, ये उगती है। 20-30 दिन के भीतर ये दुगनी हो जाती है और धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग। कहाँ पे? धान की फसल में, गेहूं में नहीं, ठीक है। यह धान की फसल में नील हद शैवाल की अपेक्षा अधिक जो है लाभकारी सिद्ध हुई है। एजोला की जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो अधिक होती है। ये जलीय फर्न है जिसमें एनाबिना और रजोली नामक एक शैवाल की सहजीवी में, सहजीवी मतलब समझते हैं, सिम्बायोसिस, जब दो लोग जो है काम कर रहे हो इस तरीके से, ये दो फ्रेंड आपस में जब पढ़ते हो तो उनको भी फायदा हो, ए को भी हो रहा है और बी को भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिम्बायोसिस हो रहा है, दोनों में जो है सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, सहजीवी हैं। अगर एक को नुकसान हो रहा है तो सिम्बायोसिस नहीं है, कॉम्पिटिशन, सिम्बायोसिस, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखेंगे इसको कभी, ठीक है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? तो देखिए, वो जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, कहाँ से आती है, ठीक है, देख लेते हैं इसको। और नेक्स्ट हमारा है, ये है ग्लिसरिक एसिड से आती है। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हम कार्बन को क्या करते हैं, कार्बन को हम ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हम कार्बन को रिड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते हैं। तो ये होता है जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कभी साइंस पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको। इसमें जल का उपचयन, ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन के बनने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, रिडक्शन जो है शर्करा का निर्माण होता है। तो जब जल बनता है तो क्या होता है कि जल का उपचयन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बनने के लिए, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, शर्करा बनती है, ठीक है। तो यही हमारा है जल से, ठीक है, जल से जो है हमारा उत्तर है। और
नेक्स्ट हमारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो सबसे अधिक जो प्रभावी होता है लाल रंग होता है, ठीक है, लाल रंग होता है। कृत्रिम संश्लेषण भी हम करा देते हैं, ठीक है। तो व्यवग्योर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो दृश्य प्रकाश वर्ण प्रकाश में होती है, व्यवग्योर। जो क्लोरोफिल है पर्णहरित है, क्लोरोफिल है प्रकाश में बैगनी, नीला, लाल रंग को ग्रहण करती है। किसको? बैगनी को, नीला को और लाल को ग्रहण करती है। प्रकाश देख लीजिए एक बार, बैगनी, नीला और लाल याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए प्रादेशिक सामान्य ज्ञान है इसमें। देखिए इसमें सूची और हमें मिलान करना है, तो देख लेते हैं। देखिए जो है जनपद और खनिज है। देखिए सोनभद्र में चूने का पत्थर है, इलाहाबाद में ग्लास सैंड है, ठीक है। सोनभद्र में चूने का पत्थर है, इलाहाबाद जो प्रयागराज है उसमें ग्लास सैंड है। ललितपुर में क्या है? तांबा है। ललितपुर में क्या है? तांबा है। मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है, ठीक है। मिर्जापुर में क्या है? नॉन प्लास्टिक जो है फायर क्ले है। फिर से देख लीजिए, सोनभद्र में चूने का पत्थर है, इलाहाबाद में ग्लास सैंड है, ललितपुर में तांबा है, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? तो यह है व्यास ऋषि को, ठीक है, व्यास ऋषि को। देखिए आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा, जिसमें याद होगा आपको, गुरु पूर्णिमा अगर घर पे मनाया जाता होगा तो खीर बना के छत पे रखते हैं हम लोग, है ना, उसको खाया जाता है। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ था। महाभारतीय रचयिता कृष्ण द्वैपायन जो है व्यास का जन्म हुआ था किस दिन? आषाढ़ मास की जो है पूर्णिमा को, ठीक है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास का जो है जन्म हुआ था इस दिन। गुड़ जो है पूजन का विधान है। गुड़ पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है और इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा को बहाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की सबसे ज्यादा जो है उगाई जाती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में। और अगर इंडिया में देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? एमपी। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर, बांदा और महोबा जिले में सोयाबीन की खेती होती है। उत्तर प्रदेश के में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है हो रही है कहाँ पे? ये झांसी में हुई है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आपका है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद, ठीक है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। कब? 1887 में हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में हुई थी। काशी की 1916 में हुई थी। और जो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है 1887 में हुई है। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो 1965 में और लखनऊ की 1921 में हुई है, ठीक है। तो ये हमारा है। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे है? कानपुर में है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैंडीकैप्ड कहाँ पे है? ये है आपका कानपुर में। देखिए निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं हमें बताना है। देखिए नोएडा जो है सॉफ्टवेयर एंड आईटी उद्योग है, सही है, ठीक है। सीतापुर जो है प्लाईवुड उद्योग है, अभी हमने देखा ही था। गोरखपुर खेलकूद सामान को बनाने के लिए, ठीक है, ये भी है। और उर्वरक के लिए भी है यहाँ पर, ठीक है। और अभी रिसेंट में जो है जीआई टैग मिला है इंडिया जो गोरखपुर से, किसके लिए? जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके लिए मिला है, ठीक है। तो वाराणसी क्या है? सी जो है खेलकूद सामान के लिए नहीं है, ये खेलकूद सामान के लिए किसके कौन है? मेरठ में है। वाराणसी रेशम उद्योग के लिए सही है, ठीक है। तो गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो है टेराकोटा के उद्योग अपने जो है उत्पादों के लिए जाना जाता है। खेल कूद में मेरठ हो जाएगा। देखिए लकड़ी के खिलौने मेरठ हैं, ठीक है। खेल का सामान जो है लकड़ी के खिलौने मेरठ नहीं है, खेल का सामान मेरठ है। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे हैं? लकड़ी के खिलौने बरेली में होंगे। और पीतल की मूर्तियाँ जो हैं वो जो है आपकी पीतल की मूर्तियाँ दिया सलाई जो है बरेली में होगा। एक सेकंड हम इसको देख लेते हैं। पीतल की मूर्तियाँ तो आपका जो है मुरादाबाद में है, लेकिन इसमें है नहीं। देखिए लकड़ी के खिलौने वाराणसी में है, ठीक है। लकड़ी के खिलौने कहाँ है? वाराणसी में है। और खेल का सामान जो है मेरठ में है, ठीक है। खेल का सामान मेरठ में, जो है पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में और दिया सलाई बरेली में है, ठीक है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी में। तो हमारा अब तर्क शक्ति आ जा रहा है और उसके बाद हमने ये सारे क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है। अगर जो है इसके बाद फिर हम और जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है। और आई होप आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो ये। और आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप जो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।